नमस्कार। आज की चर्चा में हम बात करेंगे दो तीन ऐसी बातों पर जो शायद हमारे जहन में है तो हमको समझ में भी आता है, लेकिन हम इस पे चर्चा नहीं चाहते। और चर्चा नहीं चाहते इसका कारण ये है कि या तो हम अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण, अपने वोट बैंक के कारण इस पर बात नहीं करना चाहते, या फिर कौन इस विवाद में पड़े इसके कारण हम इसकी चर्चा करना नहीं चाहते। 1947 के पहले जिन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव में लड़कर, राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर कर उस पार्टी के लिए स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ा था। उन्होंने भारत माता के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेज आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गए थे तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो हिंदुस्तान छोड़कर भागे, और हमारे सतत विरोध के कारण वो हिंदुस्तान छोड़कर भागे। जो ये बात करते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान को एक किया, उन्हें थोड़ा सा पहले जाके देखना चाहिए कि हिंदुस्तान अलग अलग क्यों हुआ था। हिंदुस्तान चोलों का इतिहास लिया हुआ है, हिंदुस्तान विक्रमादित्य का इतिहास लिया हुआ है। ये मेरा सब्जी टमाटर वाला अक्सर इसी समय आता है लेकिन मैं इसे क्या बोलूं, इसकी जीविका है। तो चोल, आप यदि समुद्र के मार्ग से जाकर दूसरे सब जगह पे अपना राज्य स्थापित करने वाले राजा के रूप में जाने, जब आप यात्रा करते हैं विदेशों में, तब आपको समझ में आता है। जब आपको मलेशिया में चोल के अस्तित्व का पता चलता है, इंडोनेशिया में, लंका में, और हमारे दक्षिण भारत की कुछ मूवीज़ में ये सब दिखाया भी गया है। हम वापस आते हैं अपने इतिहास की तरफ। जब मुग़लों ने आक्रमण किया, और उसके पहले जो चंगेज खान के वंशजों ने आक्रमण किया, इब्राहिम लोधी और बाकी सब जो आए, वो फ्रैगमेंट्स में आए, और जहाँ जहाँ उनकी रीच बनते गई वो गए। साउथ तक जाने में उनको तकलीफ़ होती थी, सिर्फ हैदराबाद जाके सिमट गए, और हैदराबाद की सीमा से लगे हुए कुछ स्थानों पर, कर्नाटका हैदराबाद के कुछ स्थानों पर जाकर रुक गए। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो नॉर्थ का हुआ। उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो दिल्ली तक, जयपुर तक का जो, राजस्थान तक का जो क्षेत्र था, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा। और इसलिए डिवाइड्स बने और उन्होंने अपनी सत्ता बनाई, और फिर वो बंगाल तक गए, और वहाँ पे उन्होंने, बख्तियार खिलजी ने अपना साम्राज्य फैलाया। मराठा का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा। मराठा यदि अपनी फैमिलीज लेकर नहीं जाते पंजाब की और हरियाणा की ओर, तो आक्रमणकारियों का, मुस्लिम आक्रमणकारियों का साम्राज्य इतना नहीं फैलता।
उनसे गलती हो गई। और एक और गलती हुई जिसका परिप्रेक्ष्य आप समझेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। उस समय मराठाओं को वहां के लोगों ने समर्थन नहीं दिया, जो हिंदू राजा थे। और इस कारण से मराठा वो युद्ध हारे और उन्हें बहुत नुकसान हुआ। दरअसल वो युद्ध मराठा नहीं हारे, वो एक प्रकार से हिंदुत्व की हार थी। चलिए आज के दौर में आते हैं। 1947 के बाद इस देश में करीब करीब 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा और इस शासन में उन्होंने संविधान की इतनी धज्जियां उड़ाई, उसे अपनी सत्ता की चाहत में अमेंड करते रहे। भारत को सेक्युलर राष्ट्र बना दिया गया और धीरे धीरे हिंदुओं को बांट दिया गया, आरक्षण की व्यवस्था में फंसा दिया गया। बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण कुछ लिमिटेड समय पे रहेगा, तक रहेगा, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आप इस विषय पर बात भी नहीं कर सकते। आरक्षण यदि एक लिमिटेड है, 100% है, तो 100% में हर किसी को हिस्सा चाहिए। और अपने अपने तर्क देकर कुछ जाति विशेष को उसका अपराधी बना दिया गया। अब आप कहेंगे कि हो क्या रहा है? बंगाल में ममता जी पुरजोर कोशिश कर कर एक वर्ग विशेष को आरक्षण के दायरे में लाने की कोशिश करते रहे। लेह में सोनम वांगचुक का जो आंदोलन चल रहा था, वो छठा संशोधन जो लागू करने की बात कर रहे थे, वो भी कुछ इस तरह का है। यदा कदा आप वीडियोस देखिए जो घुसपैठियां हैं हमारे देश में, आपको आश्चर्य होगा कि 60 लाख वोटर बिहार से गायब हो गए एसआईआर की घोषणा के बाद। घुसपैठिए वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में हैं, यही मदरसा रूट के कारण, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार, बंगाल, झारखंड और असम। मैं असम जाते रहा हूँ पिछले 30-35 वर्षों से। मैंने देखा है वहाँ क्या होता था। फ्राइडे को एक गाड़ी नहीं दिखती थी आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी धर्म के साथ इसे जोड़ा जाए, मैं ये कह रहा हूँ घुसपैठी इतने बढ़ गए थे कि सारा इस तरह का व्यवसाय उनके हाथ में आ गया था। अब स्थिति सुधरी है असम की। घुसपैठियों को जब भगाया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों को जॉब मिल रहा है। लेकिन ये घुसपैठिए आए क्यों? सवाल हमारे बीएसएफ से भी है। मैंने एक बीएसएफ वाले मित्र से बात की थी तो उसने कहा कि हमारे सिस्टम का फेलियर है, हम कुछ कर नहीं सकते, वो लोग मार देते हैं और हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। वो तो बेचारा रिटायर हो गया होगा अब। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 2000 की, जब मैं कलकत्ता में पोस्टेड था और व्यापक रूप से नॉर्थ ईस्ट देखते रहता था। कहने का मतलब ये है कि आप अपने ही लोगों द्वारा ठगे गए। 10 से 15 हज़ार रुपये ले लेके आपने किसी को नागरिक बनवा दिया।
उसके राशन कार्ड बनवा दिए। आज वो आकर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री योजना के सारे लाभ ले रहे हैं और आपको गरिया रहे हैं। सर तन से जुदा के नारे लगवा रहे हैं। पहले हिंदुस्तान में नहीं होता था ये सब। अब ये जो प्रयोग हो रहे हैं ये खतरनाक है। ये जो एक बिहार में पकड़ा गया था पीएफआई का डॉक्यूमेंट, जिसमें 2047 में गजवा हिंद और इस्लामीकरण की बात की गई थी हिंदुस्तान में, ये बहुत गंभीर बात है। और इनके हौसले इसीलिए बुलंद नहीं होते हैं कि ये दुर्दांत हैं या ये कैपेबल हैं। इनके हौसले इसलिए बुलंद हैं कि हमारे अपने लोग, हिंदू और भ्रष्ट लोग इनका साथ देते हैं। ये जो राजनेता हैं जिन्हें वोट चाहिए इनके, वो इनका साथ देते हैं। और इनकी इतनी हिम्मत हो जाती है, ये कहते हैं कि बिहार में हम 19% हैं, राजद 14% है, बिहार में तो मुस्लिम ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। इस भयावह, और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं और ये प्लानिंग से करते आ रहे हैं, जिनके इनके डॉक्यूमेंट में पकड़े गए पीएफआई के, कि कैसे डेमोग्राफी चेंज करना है। उसके बावजूद अगर हमारे हाथ की कलम रुक गई है और आंख बंद हो गई है और हम देख नहीं रहे, हम बहरे हो गए हैं, तो अंग्रेजों और मुगलों का दोष नहीं है। हम अपनी स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए और हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए। आज ये खालिस्तान के जो लोग हैं, पंजाब वाले, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनके नाड़े खोल खोल के इन्हें मुसलमान बना दिया गया पाकिस्तान में। अफगानिस्तान से भगा दिए गए, अभी इंडिया में आए और अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि सरकार अगर कोई कार्रवाई करती है तो सुनियोजित तरीके से उसका विरोध शुरू हो जाता है। आज मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि बात सिर्फ देश की नहीं है। इंदिरा जी जो विदेशी शक्ति कहती थी, उसे हम डीप स्टेट कहते हैं आज की तारीख में। चाहे वो रशियन एजेंट्स हों, चाहे वो सीआईए के एजेंट्स हों, हम लोग इतने बेगैरत लोग हैं, इतने बेगैरत कि हम थोड़े से पैसों में बिक जाते हैं। चाहे वो अंग्रेज़ों का दासत्व हो, चाहे वो किसी देश की कंट्री के लिए जासूसी हो, हमसे ज़्यादा स्वार्थी चाटुकार कोई नहीं हुआ। लेकिन हम ही में से कुछ लोग भगत सिंह बने, हम ही में से कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद बने, महारानी लक्ष्मीबाई बनी, हम ही में से बने, सुखदेव, राजगुरु, ये सब हम ही में से बने। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम में हम ही में से लोग बने और उन्होंने कभी अंग्रेजों का दासत्व स्वीकार नहीं किया। तो हो सकता है ये परेटो का रूल है 80-20 का, 20% लोगों के कारण ये देश चल रहा है। और पहले कहते थे लोग भगवान भरोसे देश चल रहा है, तो भगवान भरोसे ही देश चल रहा था। लेकिन आज की तारीख में मठों ने भी समझौता कर लिया है। कोई भी आदमी हिंदू धर्म के बारे में बोल देता है और मठ के मठाधीश चुपचाप बैठे रहते हैं। सिर्फ एक शंकराचार्य का बयान आया और बाकी सारे शंकराचार्य मालिश करवा रहे हैं। माफ़ करिएगा मेरी बातों को, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है। 24% लोग, 20% लोग आपको धमका रहे हैं, आपके धर्म को धमका रहे हैं, बहुसंख्यकों को धमका रहे हैं और आप लोग आराम से बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं आपको भागना पड़ेगा गद्दी छोड़ के, आपको दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, मारा जाएगा। इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये दरअसल बेईमान ये अपने धर्म से नहीं कह रहे हैं ये लोग, ये एक्चुअली में हिंदुओं के बीच में बैठे हुए बेईमानों को बेईमान कह रहे हैं। आज सवेरे सवेरे एक भाटी जी हैं, उनका आया कि मैं इसको समर्थन करता हूँ, आई लव यूसुफ, सॉरी, आई लव मोहम्मद। बहुत अच्छी बात है, करिए, आपको रोका नहीं किसी ने। लेकिन साहब, आप इस बात की भी विवेचना कीजिए कि ये आई लव मोहम्मद नवदुर्गा में ही क्यों शुरू हुआ। क्या ये प्रयोग था?
आपको पता है हिंदुओं के त्यौहार हैं, गरबा होता है। इस समय ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आप महिलाओं को, बच्चों को सुनियोजित तरीके से सड़क पे उतारें? आप भी उतरें, आगजनी करें। अगर सरकार की एफआईआर माने तो तौकीर रजा ने कहा पुलिस को मारना पड़े तो मार दो, लेकिन हिंसा फैलाओ। अब अगर ये आपका प्रयोग है और आप इसको ये सोच रहे हैं कि आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे या सरकार कोई घोषणा करे और घोषणा करने के बाद मान लीजिए इसमें कोई इंटरवीन करे कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को उठना पड़ेगा और इन सब को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अराजकता इस बात में नहीं है कि व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, अराजकता इस बात में है कि आप क्या कर रहे हैं। ये जो फतवा जारी कर रहे हैं और ये जो हरकतें कर रहे हैं सड़क पे, इनको कहाँ से फंडिंग आ रही है ये देखना पड़ेगा। सोनम वांगचुक को अंदर किया, लेह की काउंसिल ने वार्ता से विड्रॉ कर लिया। किसका पैसा आ रहा था वहाँ? सोनम वांगचुक को कौन फंडिंग दे रहा है? सोरोस की कंपनी फंडिंग दे रही। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कोटरी लगी हुई है और कांग्रेस भी अब शामिल हो गई ये कहते हुए कि सोनम वांगचुक निर्दोष है, सरकार ने उन्हें फंसाया है। आई एम सॉरी। ये जो इस तरह के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो मराठा को समर्थन नहीं दे रहे थे उस समय, जिन्होंने हिंदुस्तान को इस अवस्था में पहुंचाया जहां पे लोग कन्वर्ट हो के आज इतने हो गए हैं कि वे आपके अस्तित्व पे के लिए ही चुनौती बन रहे हैं। ये जो भाटी हैं और ये जो बाकी राजनेता हैं समाजवादी पार्टी के और लालू यादव के क्लैन के, इनको पता है जो आदमी शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवा सकता है, तेजस्वी यादव, वो क्या नहीं कर सकता। कांग्रेस बहुत डेस्परेट है। कांग्रेस ट्रंप के साथ सुर में सुर मिला के कहती है इंडियन इकोनॉमी नष्ट हो चुकी है। कांग्रेस टूल किट पे काम कर रही है। कांग्रेस के साथ उनके जो साथी दल हैं वो टूल किट पे उनका साथ दे रहे हैं। इस देश में अराजकता फैलाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। और जो लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं या मोदी जी या राष्ट्र के साथ खड़े, मैं कहूँगा, वो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आज की तारीख में। आप बात करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की। आपको चुनाव करना होगा देश में और देश के विरोधियों में। भाड़ में गया इनकम्बेंसी। आप संघ के बारे में कहते हैं कि संघ को हम समाप्त कर देंगे। संघ के भी 100 वर्ष हो रहे हैं। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है संघ को टच करके दिखा दे। संघ का काम पिछले 100 वर्षों में समाज को जोड़ना ही रहा है। और डॉक्टर हेडगेवार डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने कांग्रेस में उनके अपमान के कारण संघ की स्थापना की थी। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, एक बिल्ली घुस गई थी। देखा जाए तो देशभक्त और देश विरोधियों में
जो अंतर है वो यही है कि देशभक्त कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, और जो देश विरोधी होते हैं वे जानबूझ के इकट्ठे होकर देश का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें विरोध करना है और उनका कुछ जाता नहीं है। फैसला आपको करना है, देश के साथ खड़े हों या देश न रहे उसके बाद खड़े हों, ये फैसला आपको करना है। आप समझदार हैं। विदेशी शक्तियां, डीप स्टेट आपको तंग करेंगी। वो जो पंटर है यूएस वाला कह रहा है कि इंडिया को आज़ाद रहना मुश्किल हो जाएगा अगर विरोध किया तो मेरा ख्याल है उसे क्या खड़े होकर सबको कहना चाहिए तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमने बड़ी बड़ी संगठित ताकतों को लात मार के भगाया है, तुमको भी तुम्हारी औकात बता देंगे। आई थिंक इट्स टाइम वेयर वी शुड से स्ट्रांगली। और लास्ट में कप चोर, हमारा कप वापस करो। भिखारी लोग, फालतू बयान मत दो, हमारा कप वापस करो। दोस्तों, बिहार में चुनाव है, उस चुनाव के चलते ये सब नाटक नौटंकी शुरू होगा। फिर यूपी का काम शुरू होगा। ये आपको देखना है कि देश को किसकी ज़रूरत है, इनकी या आपकी, और आपको किसकी ज़रूरत है। आप तो चले जाओगे, आपके बच्चों की किसको ज़रूरत है। अगर मान लीजिए अमेरिका में जो हो रहा है वो सारी जगह होने लगे तो आपके बच्चों को तो हिंदुस्तान ही लौटना पड़ेगा ना। और किस तरह का हिंदुस्तान आप उन्हें देना चाहते हैं, सोचिए। धन्यवाद।